हेलो एवरीबॉडी। हम लोग पॉलिटी का पीटी कर रहे थे और जिसमें से प्रीवियस लेक्चर में पार्ट 1 कर चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट। इस पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज़ हम लोग देखते हैं। सबसे पहली चीज़ न्यूज में क्या है कि इंटरनल इमरजेंसी। तो इंटरनल इमरजेंसी क्यों लिखा हुआ है? सिंपल इमरजेंसी। तो इंटरनल इमरजेंसी क्या होता है? कुछ एक्सटर्नल भी है क्या? तो इमरजेंसी का जो आर्टिकल है कहाँ से कहाँ तक है, कौन सा पार्ट में है, ये प्रीवियस जो लेक्चर था उस पर हम लोग डिस्कस कर चुके थे। 18वां पार्ट 18th पार्ट में है और कहाँ से कहाँ तक है ये याद है क्या? 352, 56, 360 याद है कुछ? ठीक है, नहीं है तो एक बार देखना। 18th वाला पार्ट में है कौन कौन सा इमरजेंसी है। 352 में एक इमरजेंसी है, 356 में है, फिर 360 में है। चार चार का डिफरेंस है। ओके, तो हम लोग देखते हैं क्या न्यूज में है। जो अभी इंटरनल इमरजेंसी जो था 1975 में जो बिगनिंग हुआ था जिसका, ठीक है, वो उसका अभी 50 साल हो चुका है। ओके, इसलिए न्यूज में है इंटरनल इमरजेंसी जो लगा था। इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था उन्होंने खारिज कर दिया था, रद्द कर दिया था, उसके बाद इंटरनल इमरजेंसी लगा दी थी। ठीक है, 1975 में। ओके, तो इमरजेंसी जो है, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, 352 से 360 तक। ओके, ये आर्टिकल है और 18वां पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, हम लोग जो इमरजेंसी के टाइम में, ठीक है, इमरजेंसी 3 टाइप का होता है। ओके, एक तो नेशनल इमरजेंसी। अच्छा, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी किसको बोलते हैं? ओके, तो और प्रेसिडेंट रूल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं? ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक लगा है कि नहीं? ये सब तीनों का आंसर दो जल्दी जल्दी से। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगा है लास्ट टाइम? लगा है क्या? नहीं लगा है अभी तक। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल नाम का कुछ भी पार्लियामेंट में नहीं, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है, वहाँ पे कुछ कुछ चीजें लिखा हुआ है, उसको हम लोग बोल देते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लग गया। ओके, प्रेसिडेंट रूल एग्जैक्टली जो है वो लिखा हुआ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी 2 टाइप का होता है, 2 टाइम पे हो सकता है। ठीक है, 2 कंडीशन पे हो सकता है। कब कब? एक एक्सटर्नल इमरजेंसी के चलते। एक्सटर्नल इमरजेंसी में क्या हो सकता है? एक तो वार हो सकता है किसी से। ठीक है, जैसे 65 में, 1962 में वार चल रहा था। ठीक है, 62 से ही वार चल रहा था, उस टाइम एक इमरजेंसी लगा हुआ था। और एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, या तो वार हो रहा होगा या कुछ एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा होगा। ठीक है, जैसे टेररिस्ट के द्वारा कुछ किया जा रहा है तो भी इमरजेंसी लगाया जा सकता है। एक्सटर्नल एग्रेशन कैसा भी हो, इसको बोल देते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। ठीक है, ये क्यों बांटा गया? क्योंकि आगे क्वेश्चन बनता है, आगे इंपॉर्टेंस है, कुछ अलग अलग चीजें हैं दोनों में, अलग अलग इफेक्ट करता है दोनों। ठीक है, दूसरा है आर्म्ड रेवेलियन। आर्म्ड रेवेलियन को इंटरनल इमरजेंसी बोलते हैं, इसी का अभी 50वां साल हो गया है। ठीक है, आर्म्ड रेवेलियन मतलब अंदर में, भारत के अंदर में कोई, जैसे टेररिस्ट अंदर में भी तो रहता है, मतलब ये लेफ्ट विंग टेररिस्ट जैसे हो गया, माओवादी सब, और भी बहुत सारे हैं। तो वो इंटर आर्म्ड रेवेलियन मतलब सरकार जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट आर्म लेके खड़ा हो जाना। ठीक है, तो उसको आर्म्ड रेवेलियन बोलते हैं। तो ये दोनों नेशनल इमरजेंसी में आएगा। ओके, अब प्रेसिडेंट रूल जो है 356 के अंदर आएगा। ये कब लागू कब होता है? कब होता है? मेनली जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट में जो है, स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल पाता है। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट नहीं चल पा रहा है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। ओके, खुद से भी लगा सकता है, या अगर गवर्नर जो है उन्होंने रिकमेंड किया है तो भी लगा सकता है, खुद से भी लगा सकता है। ठीक है, दूसरा चीज है कि आर्टिकल 355 में ही लिखा हुआ है कि जो सेंटर है, ठीक है, सेंटर है वो स्टेट को प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम एक्सटर्नल वार, एग्रेशन, जो भी आर्म रेबेलियन, हर चीज से। ठीक है, तो ये एक अभी न्यूज में भी है 355, तो उसको ध्यान रखना है। और उसी में ये भी लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट रूल कब लगेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल नहीं लिखा हुआ, मतलब प्रेसिडेंट रूल का जो भी प्रोविजन है वो कब लगेगा, 355 में लगेगा। ठीक है, दूसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि 360 में है। ये कब लगता है? अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में थ्रेट है।
अभी तक कभी भी नहीं लगा हुआ है। प्रेसिडेंट रूल स्टेट में तो लगते रहता है, नेशनल इमरजेंसी अभी तक 3 टाइम लगा हुआ है, ठीक है, 3 टाइम लगा हुआ है अभी तक, ये ध्यान रखना है। और इस पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नेशनल इमरजेंसी पूरा इंडिया में लगा सकते हैं क्या, ठीक है, या कुछ स्टेट कुछ पार्ट में लगा सकते हैं, कुछ स्टेट में लगा सकते हैं क्या, कहीं एक पार्ट में लगा सकते हैं क्या, ठीक है, तो हाँ सब जगह लगा सकते हैं, छोटा से छोटा जगह में भी लगा सकते हैं, ओके। बट प्रेसिडेंट रूल पूरा स्टेट में लगता है, कोई स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं लगता। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो भी पूरे में लगता है, ओके। तो और एक चीज, ठीक है, अब इसका प्रोसीजर क्या है इमरजेंसी का, तो तीनों का प्रोसीजर अलग अलग है, ओके, जल्दी जल्दी बताता हूँ। जैसे नेशनल इमरजेंसी, ये क्यों लगेगा वो चीज पता चल गया, तीनों चीज क्यों लगेगा कब लगेगा वो पता चल गया, अब कैसे लगेगा, ठीक है, तीनों में ठीक है, प्रेसिडेंट ही लगाएगी, ओके। कब लगाएगी, जब भी उसको लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है, जो भी इधर रीजन लिखा हुआ है, ठीक है, तो इमरजेंसी लगा देगी, लगा सकती हो, ठीक है। उसके बाद हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट दोनों हाउस को उसको पास करना पड़ेगा, वो बिल को, एक तरह से बिल आएगा, ठीक है, उसको पास करना पड़ेगा, उसके अप्रूवल देना पड़ेगा, ठीक है, जो इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन है उसको। अब इस पे डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे नेशनल इमरजेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे कम टाइम दिया जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी में 2-2 मंथ का टाइम दिया हुआ है कि विद इन 2 मंथ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट को पास करना पड़ेगा, ठीक है। बट नेशनल इमरजेंसी के लिए ओके सॉरी, नेशनल इमरजेंसी के लिए 1 मंथ का ही टाइम दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा चीज है कि इमरजेंसी रिमेन इन फोर्स फॉर हाउ मेनी टाइम, मतलब हाउ मेनी मंथ, ओके। ये फोर्स में कब तक रहता है, 6 मंथ के लिए रहेगा तीनों में, ओके। 6 मंथ तीनों में रहता है, सॉरी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है हमेशा के लिए, मतलब कितनों दिन के लिए, इसके लिए कुछ भी नहीं दिया हुआ, एक बार लगा दिया चलते रहेगा जब तक इसको खत्म ना कर दें। ये दोनों जो है वो 6-6 मंथ के लिए रहता है, ठीक है। 1 मिनट, ओके। हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे थे। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब तक लागू होगा, मतलब कब तक रहेगा, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी जो है वो जैसे आज प्रोक्लेमेशन हुआ, ठीक है, ओके, कि नेशनल इमरजेंसी लग गया, ओके, जैसे आज मान लेते हैं हुआ, उसके बाद 1 मंथ तक अगर दोनों हाउस पास नहीं किया, ठीक है, तो यही तो खत्म हो जाएगा, ओके। अब मान लेते हैं कि जिस दिन पास कर दिया, जैसे आज इस दिन पास कर दिया, अब से 6 मंथ के लिए, ठीक है, जिस दिन पास किया है उस दिन से 6 मंथ के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे फिर से उसको इससे पहले या इतना तक फिर से उसको दोनों हाउस को पास करना पड़ेगा। अच्छा, कौन सा मेजोरिटी से पास करेगा, तो स्पेशल मेजोरिटी से, ओके। स्पेशल मेजोरिटी मतलब क्या क्या होता है, जैसे टोटल मेंबरशिप जो होता है उसका मेजोरिटी है, टोटल मेंबरशिप कितना है, 3 कितना है, सॉरी, लोकसभा का 543, तो उसका आधा टोटल मेंबरशिप, और कम से कम जितना प्रेजेंट है और वोटिंग है उसका 2/3, ठीक है। सबसे टफ नेशनल, मतलब इम्पोर्टेंट जो नेशनल इमरजेंसी के, इसलिए इसके लगाने के लिए भी ज्यादा से ज्यादा कड़ा तो नियम लगाया गया है, ठीक है। अब ये वही 6 मंथ के लिए ये चलते रहेगा, ठीक है। इसके लिए कुछ ये नहीं है कि कितना साल तक चलेगा, जब तक 6-6 मंथ में जितना तक लगाते जाए उतना तक चलते रहेगा, ठीक है। अब प्रेसिडेंट रूल जो है, प्रेसिडेंट रूल के लिए है, ओके, इसको मान लेते हैं कि आज इसको लगा दिया प्रेसिडेंट रूल, ओके। अब इस पे 2 मंथ का टाइम रहता है, 2 मंथ तक दोनों हाउस को पास करना पड़ेगा, बट यहाँ सिंपल मेजोरिटी से, ओके। अब मान लेते हैं कि आज पास किया या कल जब भी पास किया उससे मतलब नहीं है, ठीक है, जिस दिन लगाया था उस दिन से 6 मंथ काउंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, जिस दिन लगाया था उसी दिन से 6 मंथ काउंट होगा। इस पे जिस दिन पास किया था उस दिन से 6 मंथ काउंट होगा। अब फिर 6 मंथ आगे अगर पास किया तो, ठीक है। अब 1 साल हो गया, तो जो प्रेसिडेंट रूल है इस पे दिया हुआ है कि 1 साल तक यूजुअली होना चाहिए, ठीक है। बट ये 3 साल तक भी हो सकता है, अगर इलेक्शन कमीशन जो है इसको बोलती है कि इलेक्शन नहीं करा जा सकता है, ठीक है, मतलब 3 साल तक हो सकता है मैक्सिमम जो लिखा हुआ है, ओके, बाय लॉ। इसको सिंपल मेजोरिटी से पास करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये भी सिंपल मेजोरिटी और 6 मंथ के लिए है, ओके। इस पे जिस दिन पास कर दिया उस दिन से पूरा रहेगा जब तक इसको खत्म ना कर दें, ठीक है। अब तीनों इमरजेंसी को खत्म करने का क्या प्रोसीजर है, मतलब 2 तरह से है। एक, हाउस फिर से एक मतलब
उसको हटाने के लिए बिल ले आए, ठीक है। दूसरा चीज ऐसा हो सकता है कि सिंपल, एकदम सिंपल, कि जो प्रेसिडेंट है वो एक नोटिस दे दे, बस इतना ही काफी है। प्रेसिडेंट नोटिस से भी हटा सकती है, ठीक है। बट वो नोटिस खुद से नहीं देगा, वो कैबिनेट का, हर चीज तो कैबिनेट का एड से ही होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान देना। उसके बाद और चीज इस पे तो सब कुछ डिस्कस कर लिए हम लोग, ठीक है। रिवोकेशन, वही चीज, प्रेसिडेंट डायरेक्टली रिवोक कर सकता है एनी टाइम पे, ठीक है। सॉरी, दिस डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ठीक है। जो प्रेसिडेंट डायरेक्ट नोटिस दे सकता है, ठीक है, डिक्लेयर कर सकता है, उसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल जरूरत नहीं होता है। दूसरा चीज, लोकसभा पास कर सकता है रिजोल्यूशन, ओके, बाय सिंपल मेजोरिटी। इस चीज का ध्यान देना है। ये जो दोनों चीज है, ये तीनों इमरजेंसी में होता है, तीनों इमरजेंसी में यही चीज होगा। अच्छा, तीनों इमरजेंसी में एक चीज और भी है कि ये जो, जैसे दोनों हाउस को पास करना पड़ेगा, तो मान लो कि एक हाउस सीटिंग है ही नहीं, ठीक है, जैसे राज्यसभा सीटिंग में है, लोकसभा सीटिंग में नहीं है, तो राज्यसभा पास करना पड़ेगा 1 मंथ के अंदर, ठीक है। अब अगर जैसे 1 मंथ खत्म हो गया तो राज्यसभा पास कर दिया तो वो चलते रहेगा, या जैसे इस पे दूसरा इमरजेंसी में 2 मंथ खत्म हो गया, अगर पास कर दिया तो चलते रहेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट जब लोकसभा बैठेगी उससे 1 मंथ बाद, ठीक है, जिस दिन लोकसभा बैठ गई उससे 1 मंथ बाद उसको पास करना पड़ेगा लोकसभा को भी, अगर नहीं किया तो खत्म हो जाएगा फिर से, ठीक है, तीनों में, ओके। अब चेंज, जो 44th अमेंडमेंट था, जो 42 अमेंडमेंट में या इमरजेंसी के चलते जितना भी इफेक्ट हुआ था, वो 44 में उसको हटाने का कोशिश किया है, जो भी नेशनल इमरजेंसी में दिक्कत आ रहा था जिसके चलते, ठीक है। तो सबसे पहला था कि पहले जो था इससे 44th अमेंडमेंट से पहले कि जो प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट खुद ही लगा सकती है, कैबिनेट का जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अब कर दिया कि रिटन अप्रूवल होना चाहिए कैबिनेट का, सब लोग साइन करेगा तभी प्रेसिडेंट लगा सकती है, ओके। दूसरा चीज है, पहले था कि फंडामेंटल जो राइट था, फंडामेंटल राइट इफेक्ट होता है जो नेशनल इमरजेंसी है उस पर। अच्छा, फंडामेंटल राइट किस पे इफेक्ट होता है? नेशनल इमरजेंसी में तो होता ही है, प्रेसिडेंट रूल में होता है क्या? नहीं होता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी नहीं होता है ऐसा कुछ, ठीक है। फंडामेंटल राइट नेशनल इमरजेंसी में ही इफेक्ट होती है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन पहले क्या था कि 2 आर्टिकल है, ठीक है, अभी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आर्टिकल 358 और 359। तो फिर 358 में क्या लिखा हुआ है कि सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19। ये कब होता है? जब भी नेशनल इमरजेंसी लगा, नेशनल इमरजेंसी जिस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लगेगा उस टाइम पे 19 आर्टिकल सस्पेंड हो जाएगी। मतलब इसको समझ सकते हैं कि जैसे एक पाइप है, इधर से अगर नेशनल इमरजेंसी घुसा और इधर से आर्टिकल 19 निकल गया, ठीक है, ऐसे समझ लो, ओके। अब 359 जो है, इस पे क्या है? सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट। इस पे क्या था कि पूरा आर्टिकल ही सस्पेंड हो जाएगा, मतलब आर्टिकल है ही नहीं अब, ठीक है। इस पे क्या है कि इन्फोर्समेंट को सस्पेंड किया गया है कि जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकती है, ठीक है, थर्ड पार्ट को लेके, उसका बस इन्फोर्समेंट खत्म हुआ है, सस्पेंड हुआ है, ओके। और ये कौन सा आर्टिकल के बारे में होगा? ये कोई भी आर्टिकल, मतलब कोई भी फंडामेंटल राइट हो सकता है, बट उसको प्रेसिडेंट जो है ऑर्डर बाय ऑर्डर उसको मतलब नोटिस निकालना पड़ेगा उसको, ठीक है। और वो लोकसभा राज्यसभा दोनों पास भी होता है कि ऑर्डर निकालना पड़ेगा कि ये आर्टिकल जो है सस्पेंड हो रहा है, तो वो 59 में है। 358 में आर्टिकल 19 के बारे में ही है, ठीक है। अब ये जो आर्टिकल 9 है, 19 के बारे में, ये भी किस कब है? जब एक्सटर्नल इमरजेंसी लगेगा तभी है, ठीक है। केवल एक्सटर्नल इमरजेंसी के टाइम पे है ये वाला आर्टिकल 19। जैसे इमरजेंसी घुसा, आर्टिकल 19 निकल जाएगा, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा समझ लो, ठीक है। इस पे इन्फोर्समेंट केवल उसका इन्फोर्समेंट खत्म हो रहा है कि लोग जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा नहीं सकता, पर वो अभी एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है, ओके, एक तरह से बोल सकते हैं। और इस पे कोई भी आर्टिकल हम लोग डाल सकते हैं, ऐसा था पहले, कुछ चेंज किया वो भी बताते हैं, ठीक है। इसी में सबसे पहले चेंज किया आर्टिकल 19 वाला कि एक्सटर्नल इमरजेंसी नहीं था, यहाँ कोई भी नेशनल इमरजेंसी था, इसको चेंज करके एक्सटर्नल इमरजेंसी कर दिया गया, ठीक है। दूसरा चीज इस पे चेंज किया कि 59 में कि कोई भी आर्टिकल नहीं, ठीक है, 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21 को नहीं हटा सकते, कुछ भी हो जाए आर्टिकल 20 और 21 नहीं हटेगी, तो ये भी 44 अमेंडमेंट में ऐड किया गया, ओके। नेक्स्ट है कि ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है इन्फोर्सेबल रहेगा कुछ भी सिचुएशन आ जाए, और ये 359 के अंदर था, ठीक है। उसके बाद लोकसभा को 6 साल कर दिया था 42 वाला,
अमेंडमेंट में, फिर इसको चेंज करके 5 ईयर ही लाया। ठीक है, तो ये सब चीज, और इस पे जो 1 मंथ, ये सब इतना नहीं ये करना है, पहले 2-2 मंथ का था, इसको 1 मंथ कर दिया, इस सिंपल मेजोरिटी था स्पेशल मेजोरिटी कर दिया, ये सब चीज भी चेंजेस किए हुए हैं। ठीक है, अच्छा इफेक्ट क्या होता है, अगर जैसे नेशनल इमरजेंसी में इफेक्ट क्या होता है? ठीक है, नेशनल इमरजेंसी में स्टेट लॉ बना सकती है कि नहीं, ये बताओ। ठीक है, और नेशनल इमरजेंसी में जो सेंटर है अगर वो लॉ बनाती है, ठीक है, तो वो कब तक वैलिड रहेगा? तो वो जो वैलिड रहता है, जैसे नेशनल इमरजेंसी आज खत्म हो गया तो 6 मंथ तक, मतलब आज खत्म हुआ, आज से 6 मंथ तक ही वो लॉ वैलिड रहेगा। ओके, प्रेसिडेंट रूल में जो लॉ बनाता है, अगर सेंटर या प्रेसिडेंट लॉ बनाएगी स्टेट के लिए, तो वो कब तक वैलिड रहेगी? वो हमेशा वैलिड रहेगी। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी में ऐसा कुछ है ही नहीं कि लॉ वो बनाएगा। अच्छा, फाइनेंशियल इमरजेंसी में अगर लग गया तो किसी का भी सैलरी वैलरी कट किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी का भी जज, सबको लोगों का सैलरी को ये कर सकता है। दूसरा चीज, स्टेट का जो है, जो जितना भी मनी बिल है सब कुछ प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रहेगी। तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन में देते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये सारा कुछ डिस्कस कर दिए, अभी सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट है कि एंटी डिफेक्शन लॉ, ये इससे भी क्वेश्चन आ चुका है, आते रहते हैं, प्री में भी आ चुका है 1-2 बार। ठीक है, तो इसको 10th शेड्यूल में ऐड किया गया है। इसको 10th शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन के बारे में ही है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, पूछा हुआ है। उसके बाद कब ऐड किया? 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ये 85 में ऐड किया। तीनों चीज इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, एमपी और एमएलए को डिस्क्वालीफाई करती है अगर वो डिफेक्शन लॉ जो है, एंटी डिफेक्शन लॉ, उसको अगर वायलेट करती है, तो उसका प्रोविजन आगे देखेंगे। ठीक है, अब उसको डिसाइड कौन करती है कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आएगा कि नहीं? तो जो भी प्रेसिडेंट जो है, जैसे लोकसभा में कौन है? स्पीकर है, राज्यसभा में चेयर है। ठीक है, वो डिसाइड करेगी। ठीक है, दूसरा चीज है कि डिस्क्वालिफिकेशन कब होगा, क्या क्या प्रोसीजर क्या है। ठीक है, मेंबर क्या करेगी तो होगा। तो जैसे कोई भी मेंबर है अगर वॉलंटरली गिव अप हिज मेंबरशिप, जैसे पार्टी का कोई बीजेपी में है, वहां से जीते हुए है और वो छोड़ दिया, पार्टी को छोड़ दिया, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आएगा। तो उसको जो भी है एमपी एमएलए जो भी है उसके अकॉर्डिंग जो चेयरमैन है वो उसको हटा सकती है। ठीक है, सीट से। दूसरा चीज है कि वोट अगर कर दे या एब्सटेन टू वोट इन द हाउस कॉन्ट्रेरी टू द डायरेक्शन इशूड बाय इस पॉलिटिकल पार्टी, जैसे व्हिप इशू करते हैं ना, जैसे कुछ भी इंपॉर्टेंट बिल आता है तो सुने होंगे कि व्हिप इशू किया गया है, तो उसके अगर कंट्रेरी में, उसके अपोजिट में वोट कर दे, ठीक है, या एब्सटेन, वोट में ही देने नहीं आए, ठीक है, तो ये भी एक डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया बन सकता है। बट इस पे इम्पोर्टेंट है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है, ये जो पूरा 10th शेड्यूल में डिस्क्वालिफिकेशन है, ये ऑटोमेटिक नहीं है। इससे क्वेश्चन बनता है कि ऑटोमेटिक नहीं है मतलब क्या होता है कि अगर जैसे मेंबरशिप छोड़ दिया हो, तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे मेंबरशिप छोड़ा अपने आप डिस्क्वालीफाई हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं है। तो क्या है, जो चेयरमैन है या स्पीकर है वो उसको डिसाइड करेगी कि ये वॉलंटरली दिया, गिव अप किया है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद उसको केस को डिसाइड करेगी। दूसरा चीज इस पे भी, जैसे एब्सटेंड कर दे वोट से, तो ऐसा हो सकता है कि वो जो पार्टी है, पार्टी उसको 15 दिन के अंदर अगर ऐसा बोल दे कि नहीं नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो भी ये डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर नहीं आएगा। तो ये ऑटोमेटिक नहीं है, सबसे पहली बात। ओके, दूसरा, अब एक प्रोविजन ये हो गया कि मेंबर अगर ऐसा कर दे, ठीक है। दूसरा चीज, अगर इंडिपेंडेंट मेंबर है, कोई इंडिपेंडेंटली खड़ा हुआ है, अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले, ठीक है, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दूसरा चीज, अगर नॉमिनेटेड मेंबर है, जैसे राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं हम लोग, तो अगर वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले बट आफ्टर 6 मंथ, जैसे आज उसको इलेक्ट किया हुआ है, नॉमिनेट किया है, और 6 मंथ से पहले अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर ले तो दिक्कत नहीं है, 6 मंथ के बाद दिक्कत है। ठीक है, अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो कि पार्टी जो है, पार्टी खुद ही किसी को रिमूव कर दे, जो है पार्टी रिमूव इट्स मेंबर, तो क्या डिफेक्शन में आएगा, इसको कमेंट करो। ठीक है, लास्ट में आंसर बताएंगे। ओके, पार्टी अगर रिमूव कर दे मेंबर को तो क्या डिफेक्शन में आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट, इस पे एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है मर्ज कर जाए दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में, ठीक है, बट इस पे क्या है कि 2/3 मेजोरिटी के साथ मर्ज करना चाहिए। जैसे किसी में 10 मेंबर है, ठीक है, तो 2/3 मतलब लगभग 7 मेंबर के साथ मर्ज कर जाए दूसरे पार्टी में तो दिक्कत नहीं है, बट 2/3 मेजोरिटी से अगर कम मेंबर
ले जाके उस पर मर्ज किया किसी में, तो फिर पूरा जितना भी लोग हैं सब डिफेक्शन के अंदर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा चीज है, स्पीकर या चेयरमैन वो अपना पार्टी से रिजाइन कर सकती है। ये क्यों कर सकती है, इस पे डिफेक्शन के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के लिए ये सब होता है कि वो रिजाइन कर सकती है अपना पार्टी लाइन से, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि पार्टी लाइन में रह के डिसीजन नहीं दे रही है। ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गई है। दूसरा चीज है कि अभी प्रेजेंटली कोई लॉ जो है ऐसा नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है कि स्पीकर इतना मंथ में ही डिसाइड करेगी कि ये एंटी डिफेक्शन केस है कि नहीं। ठीक है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट जजमेंट में बोल चुके कि 3 मंथ में डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, बट कोई फॉलो करता नहीं है क्योंकि कोई लॉ में नहीं है। ओके, तो इस पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं एंटी डिफेक्शन में। ओके, इस पे जो केसेस है ये सब तो मेंस के लिए होता है, बट इतना बस देख लो, जैसे ये वाला चीज कि 3 मंथ के लिए बोला था सुप्रीम कोर्ट, तो अगर यही क्वेश्चन आ गया कि मतलब कोई कोर्ट भी नहीं बोला है तो बस उसके लिए और कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा दे सकता है कि होतो हॉलोहान केस किससे रिलेटेड है, इसलिए बस नाम याद कर लो और मेंस में भी काम आ जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इतना कुछ है, इसका आंसर जो है नो होगा। ठीक है, पार्टी अगर रिमूव करती है मेंबर को तो वो एंटी डिफेक्शन के अंदर नहीं आएगा। एंटी डिफेक्शन के लिए इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो दो तरह से मेनली इलेक्शन होता है, इलेक्शन प्रोसीजर है, एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है और दूसरा है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इंडिया में फॉलो होती है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बहुत सारा जैसे इजराइल में होता है और भी कंट्री में होता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंट के रिलेटेड मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है और प्री में भी बन सकता है। तो डिफरेंस हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहली बात, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम मतलब सिंपल मेजोरिटी सिस्टम है। ओके, जैसे अगर कहीं एक सीट के लिए कोई लड़ रहा है, ठीक है, उस पे से कोई जरूरी नहीं है कि 50% से ऊपर ही लाना पड़ेगा। जितना वोट किया वो मेजोरिटी, जो भी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम मतलब एक कोई पोस्ट है, मेजोरिटी का एक लाइन है, उससे जस्ट पास आगे बढ़ गया। ठीक है, जैसे 2 लाख अगर वोट मिला है तो जो सबसे ज्यादा लाया उसको कोई जरूरी नहीं है कि 1 लाख से ज्यादा ही लाना पड़ेगा, जो सबसे ज्यादा लाएगा वही जीत जाएगा। ठीक है, बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं होता है, उस पर भी अलग अलग सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे पहला चीज क्या है कि ज्योग्राफिकल यूनिट के लिए अगर देखते हैं तो कंट्री डिवाइडेड इनटू स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट, जो कि जिसको कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेगा, पूरा कंट्री के लिए, पूरा कंट्री को एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बोला जा सकता है। पूरा कंट्री में इलेक्शन हो जाए, सब लोग वोट देगा, ठीक है, किसी एक का इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके देगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा चीज है, एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी है एक रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, बट यहाँ मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव मे बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे गलत कर दोगे। नेक्स्ट है वोट फॉर द कैंडिडेट। इस पे जो है कोई कैंडिडेट खड़ा होता है, बट यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि कैंडिडेट ही खड़ा होता है, यहाँ पूरा पार्टी को वोट दिया जाता है। कैंडिडेट जैसे इजराइल में होता है, इजराइल में क्या होता है कि पार्टी को वोट दिया जाता है, उसके बाद पार्टी जो है कैंडिडेट को अपने आप असाइन करती है कि इसको विन कराना है। ठीक है, अजब सिस्टम है थोड़ा सा। अब सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, वही चीज यहाँ बोलते हैं, एवरी पार्टी गेट्स सीट इन द लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ वोट। जितना भी वोट वो रिसीव किया वो पार्टी, उस प्रोपोर्शन में, अगर 10% वोट उसको मिला है तो 10% ही सीट मिलेगा। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ज्यादा कम दोनों हो सकता है। यहाँ पे कैंडिडेट पे डिपेंड करता है, कौन कैंडिडेट मेजोरिटी ऑफ वोट लाया है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ठीक है, तो इस पे मे गेट मोर सीट देन वोट परसेंटेज इन द लेजिस्लेचर। वोट परसेंटेज अगर 40% है और 50% भी सीट जीत सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि 40% सीट जीतेगा। ठीक है, दूसरा चीज एग्जाम्पल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैन है। और आगे क्या है कि बेनिफिट क्या है, ये सब चीज भी इंपॉर्टेंट है, दे देता है कि 2 स्टेटमेंट में कि स्टेबल कौन ज्यादा रहेगा। इस पे सोचो, इजराइल का इलेक्शन अभी फॉलो किए होगे 3-4 साल से, इसको देखे होगे कि वहाँ 2-3 बार इलेक्शन हो चुका है लगातार, एक साल बाद ऐसा। ठीक है, क्योंकि कोई मेजोरिटी में आया ही नहीं। ओके, इस पे भी हो सकता है, हंग असेंबली हो सकता है, बट ये मोर स्टेबल है इससे। ठीक है, इस पे ज्यादा चांसेस है कि कोई स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी, बट इस पे ऐसा नहीं है। इस पे पार्टी जैसे 10 पार्टी का खड़ा हो गया तो गवर्नमेंट बनाने के लिए मेजोरिटी लाना पड़ेगा, तो किसी को 30% ही मैक्सिमम वोट मिला है तो 30% सीट उसको मिलेगा। अब गवर्नमेंट बनाने के लिए तो 50% से अधिक लाना पड़ेगा, तो इसलिए दिक्कत होता है। कंसर्न क्या है, ऑफर और अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। जैसे किसी को 10% वोट मिला लेकिन
सीट मिल गया 15%, या जैसे किसी को 10% सीट मिला, 10% वोट मिला, लेकिन सीट 5 को मिला, ऐसा बहुत कम भी, तो अंडर ओवर रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। इस पे ऐसा नहीं, जितना सीट, जितना वोट मिला है उतना ही परसेंटेज में सीट मिलेगा। ठीक है, मेन वो चीज है, लेस स्टेबल है, ये तो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब जैसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है ये इंपॉर्टेंट है अपना इंडिया के लिए। और जैसे वोटर रैंक कैंडिडेट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है किस पे फॉलो होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो किस पे होता है, राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है उसके लिए होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी होता है, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इंडिया में कौन किसका इलेक्शन में होता है। ठीक है, तो ये चारों में होता है, एक तो मतलब अपर बॉडी दोनों, और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, ये याद रखना है। ओके, इस पे ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि जो वॉलेट सिस्टम होता है, ठीक है, वो सेक्रेट वॉलेट सिस्टम होता है या ओपन वॉलेट सिस्टम होता है, ये चीज बताओ कि प्रेसिडेंट का है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का सेक्रेट होता है या ओपन होता है, राज्यसभा लोकसभा में क्या होता है। ठीक है, ये चीज कमेंट करो। नेक्स्ट है कि जो वोटर है वो रैंक करता है कैंडिडेट को, जैसे एक सीट है, अगर एक सीट के लिए खड़ा, जैसे प्रेसिडेंट के लिए एक सीट के लिए खड़ा हो रहा है, ठीक है, 3-4 मेंबर बहुत सारा खड़ा हो सकता है, तो वहां पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, मतलब वो एक ही वोट देगा, सब आदमी के लिए अलग अलग वोट नहीं देगा, एक उसके पास पर्चा रहेगा ऐसे करके, ठीक है, एक नंबर में किसी को डालेगा ए को, फिर दूसरा नंबर में बी को डालेगा, तीसरा नंबर में सी को डालेगा, ऐसे रैंक कर देगा कि मेरा सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो ए को है, अगर ए नहीं जीत रहा है तो बी को है, ऐसा करके। ठीक है, तो सबसे पहला काउंटिंग में ए को देखेगा, अगर ए नहीं जीत रहा है तो फिर बी के लिए बी को वोट चल जाएगा इस आदमी का। ओके, ऐसा होता है। दूसरा है लिस्ट सिस्टम, इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। इस पे वही चीज है कि पार्टी को वोट देता है, उसके अकॉर्डिंग सीट मिलता है। तीसरा है मिक्स, ये दोनों का मिक्स, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री कमेटी। तो पार्लियामेंट्री कमेटी होता क्या है, ये तो पता होगा कि पार्लियामेंट जो है मेंबर जितना भी है उस पर कुछ कमेटी बनाती है। कमेटी दो टाइप का मेनली होता है, एडहॉक कमेटी होता है और एक स्टैंडिंग कमेटी होता है। एडहॉक नाम ही है, एडहॉक मतलब जब जरूरत हुआ तब फॉर्म कर दिया, और स्टैंडिंग मतलब हमेशा, स्टैंडिंग मतलब हमेशा रहता है, वो एक तरह से परमानेंट है। ठीक है, परमानेंट है, बट एडहॉक जो है जब जरूरत है तब फॉर्म करती है। जैसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, कोई बिल आया, बिल के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सिंगल पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर्म कर दिया, तो उस बिल के लिए ही बनाया गया। बिल का काम हो जाएगा, वो पार्लियामेंट कमेटी भी खत्म। बट स्टैंडिंग कमेटी जो है वो परमानेंट रहती है। ठीक है, रेगुलर कमेटी है, रेगुलर टाइम टू टाइम इसको फॉर्म करते रहते हैं। जैसे फाइनेंशियल कमेटी जो है, ठीक है, फाइनेंशियल कमेटी उसको हर साल, हर एक एक साल बाद बनाती है उसको। ठीक है, तो ये स्टैंडिंग कमेटी, एडहॉक कमेटी समझ में आ गया कि उस पर्पस के लिए ही बनाती है। ओके, उसके बाद क्या है कि जो जो भी कमेटी बनेगा वो कौन बनाएगा सबसे पहली बात, और किसके डायरेक्शन में होगा हर चीज। एक तरह से जो ओवरहेड जो करता है वो स्पीकर करता है हर पार्लियामेंट कमेटी को। सब जो रिपोर्ट सौंपेगा, रिपोर्ट बनाएगा कमेटी, वो मेनली स्पीकर को देता है। ठीक है, या डाइट हाउस में भी दे सकता है, या सेक्रेटेरिएट को भी दे सकता है। ठीक है, जो लोकसभा राज्यसभा का सेक्रेटेरिएट होता है जो सब कुछ संभालती है। ठीक है, इन बैकएंड में जो भी, जैसे जैसे कोई भाषण दे रहा है उसको नोट करना, कैसे चलाना है पूरा, वो सब कुछ सेक्रेटेरिएट करती है ना, तो उसको भी दे सकती है। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट क्या हुआ याद करने के लिए कि ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये कहाँ से लिया गया है या कहाँ ओरिजिन हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। यूएस में हुआ है क्या, नहीं, ब्रिटिश में हुआ है, और ब्रिटिश से ही हम लोग लिए हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है 1919 जो एक्ट था ना, 1919 जो एक्ट था, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, उसके बाद ही हम लोग का पहली बार इंडिया में पार्लियामेंट्री कमेटी आया 21 में। ठीक है, 21 में पहली बार आया है, वो याद रखना है। वो कौन सा कमेटी है, अगर याद है तो बताओ, नहीं तो नीचे बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने का, उसके लिए आर्टिकल कौन सा रिलेटेड है, तो 105 और 118, मेनली 118। ठीक है, 118 ही बोलती है कि जो बिजनेस है अपना, प्रोसीजर एंड बिजनेस कंडक्ट करने के लिए रूल बना सकते हो, लॉ बना सकते हो। ओके, तो इसी के बेसिस पे कमेटी बनाया जाता है। ओके, अब जैसे फर्स्ट ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कब बना था, फर्स्ट ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कब कहाँ आता है, एडहॉक में। ये बिल उल के लिए बनाएगा, तो वो 1987 में बनाया था, किसके लिए, बोफोर्स जो स्कैंडल हुआ था उसको इंक्वायरी करने के लिए। ठीक है, बोफोर्स घोटाला जो है उसके लिए पहली बार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी 1987 में। ओके,
नेक्स्ट है ये पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये सबसे पहला, सबसे ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है इंडिया में, जो कि 1921 में बनाया गया था। ठीक है, इस पे 22 मेंबर होता है, दोनों हाउस। अच्छा, एक चीज याद रखने वाला, अब देखें एक एक करके, जैसे ये सब का ना फंक्शन भी पूछता है। हम लोग पीआईक्यू भी लाए, उस पर भी देखेंगे कैसे पूछता है। चेयरमैन कौन होता है, ठीक है, कितना मेंबर होता है, और मेंबर कहाँ से आता है, लोकसभा से या राज्यसभा से, या दोनों आता है। ठीक है, ये जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे ये वाला सबसे पहला है तो इसको याद करना पड़ेगा। ओके, कितना मेंबर होता है और मेंबर कहाँ से आती है, चेयरमैन कौन होता है, इलेक्शन से मेंबर आता है या नॉमिनेशन से आता है, इतना चीज याद करना होता है। ठीक है, मेनली 3-4 जो कमेटी है वही लोग का याद करने से अपना क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी, जैसे जो फाइनेंस कमेटी है, फाइनेंस कमेटी के अंदर ये सब आती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, और जो पीएसयू के बारे में जो कमेटी था, एक पब्लिक कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये तीनों, और एक आता है डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। ये सब जो है फाइनेंस कमेटी के ही अंदर आता है, मेनली ये तीनों आता है। डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटी भी फाइनेंस को ही देखता है मेनली। ठीक है, तो अब ये तीनों को पहले एक साथ याद करते हैं। ठीक है, ये तीनों में जैसे कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग 22 मेंबर आती है। ठीक है, और उस पर भी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी, इस पे भी 22 मेंबर आता है। ठीक है, ये दोनों में सेम है, और 15 फ्रॉम लोकसभा और 7 फ्रॉम राज्यसभा। जो चेयरमैन रहता है मेनली अपोजिशन पार्टी। अच्छा, कोई भी कमेटी जो है ना, उस पर मिनिस्टर नहीं बैठती है, कोई भी कमेटी उसका मेंबर जो है मिनिस्टर नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई भी कमेटी हो, ये ध्यान रखना है। और चेयरमैन जो है, अच्छा, इस ये सब तीनों में, सब में इलेक्शन के थ्रू मेंबर आता है, इलेक्शन होता है, वोटिंग होता है, उसके आता है। ठीक है, बस जो मिनिस्टर्स है वो सब नहीं आ सकती, मेंबर नहीं बन सकता है। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है। अच्छा, इससे पहले ये इसका पहले याद कर लेते कितना मेंबर है। ये दोनों में 22 मेंबर है। एस्टिमेट कमेटी इंपॉर्टेंट है, इस पे 30 मेंबर है। ठीक है, और भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हाँ, जो जितना भी मेंबर है सब लोग लोकसभा से ही आता है, राज्यसभा से नहीं आती है। ठीक है, इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसका नाम में भी देखो, एस्टिमेट कमेटी है। एस्टिमेट क्या करेगा, एस्टिमेट तो पैसा से रिलेटेड कुछ करेगी ना। तो ये क्या करती है, जो बजट है, बजट का जो एक्सपेंसेस है और जो एस्टिमेट है, वो उसको एग्जामिन करती है, एग्जामिन बजट एस्टिमेट। ठीक है, अगर उस पे कुछ जैसे मनी जो है वो वेल लेड आउट विद इन द लिमिट ऑफ पॉलिसी इम्प्लाइड इन एस्टिमेट, जो भी जो मनी है उसको सही तरीका से लगा रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर कुछ रिकमेंडेशन कर सकता है उसको इम्प्रूव करने के लिए तो करती है। तो बजट से रिलेटेड मेनली है एस्टिमेट। ठीक है, तो ये बजट का वाला काम जो है वो कौन करता है, राज्यसभा या लोकसभा, मेनली जो कौन करता है, लोकसभा करता है, इसलिए सारा मेंबर जो है वो लोकसभा से ही आती है। ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हो। और 30 मेंबर रहते हैं, बाकी में 22 मेंबर है। ठीक है, और इसका काम भी हम लोग पढ़ लिए। दूसरा चीज है कि इसका पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसका काम क्या है, इसका काम है एग्जामिन, जैसे जो सीएजी रिपोर्ट, जो सीएजी जो है वो अपना रिपोर्ट डालती है, उस उसको एग्जामिन करती है ये। ठीक है, सबसे पहली उसको एग्जामिन करेगा क्या क्या रिपोर्ट आया है। जो सीएजी है, फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड ऑफ पीएससी इसलिए बोला जाता है। ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट है। इसका फंक्शन जो है वही रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट है उसको एक तरह से एग्जामिन करती है कि जो रेवेन्यू आया है, एक्सपेंडिचर हुआ है, वो सही से हुआ है कि नहीं, कहाँ क्या कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, और सीएजी जो रिपोर्ट आती है उसको भी ये देखती है। ओके, और ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, कमिटी ऑन प्रिविलेज। अच्छा, इस चीज का इसको याद रखना कि प्रिविलेज जो है वो दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों में अलग अलग होता है। ठीक है, दोनों में अपना अपना वो लोग प्रिविलेज कमेटी बनाती है। जो राज्यसभा है उस पर 10 मेंबर ही आता है, और लोकसभा में 15 मेंबर है, और इस पे इलेक्शन नहीं होता, नॉमिनेशन से के थ्रू आता है। ठीक है, इतना बस याद रख लो, बात करता हूँ। कमिटी ऑफ प्रिविलेज दोनों में अलग अलग होता है। राज्यसभा छोटा है तो 10 मेंबर, दोनों में नॉमिनेशन, यहाँ इलेक्शन नहीं होता है, और उधर में 15 मेंबर। ठीक है, ये कब होता है कमिटी ऑन प्रिविलेज, जो प्रिविलेज से रिलेटेड अगर कुछ इशू आ रहा है उसको डील करने के लिए, कि कोई प्रिविलेज को ब्रीच कर रहा है क्या। ठीक है, उसको देखने के लिए होता है। ओके, ये न्यूज में था कि 12 मेंबर फ्रॉम अपोजिशन जो पार्टी था उसको मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी बताया गया था। ठीक है, दूसरा चीज है 24 DRAC डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है। तो ये क्या करती है, ठीक है, तो ये भी बजट रिलेटेड होता है और बिल से रिलेटेड है। तो बजट में क्या करती है, जैसे बजट जब बनता है तो बजट को प्रेजेंट करते हैं, जैसे फरवरी में बजट को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उस पर फर्स्ट रीडिंग होता है, सेकंड रीडिंग होता है, थर्ड रीडिंग होता है, ऐसा होता है रीडिंग। ठीक है, 6 राउंड में उसे पास होता है बजट से, बजट पूरा।
तो फर्स्ट रीडिंग के बाद जब सेकेंड रीडिंग स्टार्टिंग होता है उस टाइम डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के पास सारा जाता है, जितना भी डिमांड फॉर ग्रांट है ना, जो भी मिनिस्टर और डिपार्टमेंट जितना भी पैसा के लिए ग्रांट डिमांड किया हुआ है, ठीक है, वो सब चीज को एग्जामिन कौन करती है, जैसे जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी डीआरसी है, 24 को डीआरसी है, ठीक है, वो अपना मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो है डिमांड किया हुआ जितना भी पैसा उसको एग्जामिन करेगी सबसे पहला। दूसरा चीज, कोई बिल और एनुअल रिपोर्ट जो है मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट बिल लाती है ना, तो उसको भी डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ही एग्जामिन करती है। और मिनिस्ट्री रिपोर्ट भी बनाती है हर साल, जैसे एनुअल रिपोर्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री या कोई भी आता है तो उसको भी ये लोग एग्जामिन करता है कि जो रिपोर्ट है उस पर क्या क्या कुछ इशू है क्या, ठीक है। तो अब दिक्कत यहाँ पे आएगा कि या इसको लोग नहीं ध्यान देता है कि जो डीए डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है और एस्टिमेट कमेटी है, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। एस्टिमेट कमेटी बजट से रिलेटेड एस्टिमेट को देखती है, ये भी तो वही लगभग लगभग कर रहा है ना, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये डिमांड ऑफ ग्रांट है ना, डिमांड ऑफ ग्रांट ये बजट के टाइम में करता है, ठीक है। मतलब जब बजट पास नहीं हुआ है अभी तक, बजट पास होने का जो प्रोसेस है ना उसके बीच में आता है ये, ठीक है, सेकेंड रीडिंग के अंदर ही आता है इसका काम। बट जो एस्टिमेट कमेटी है वो बजट पास होने के बाद आती है, ठीक है। वही चीज इधर में लिखे, एग्जामिन बजट आफ्टर इट इज वोटेड। वोट कब होता है, जब लास्ट राउंड होता है उस टाइम वोट हो गया, उसके बाद बजट को एग्जामिन करता है, ठीक है। और ये जो है नॉट ऑल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को, सारा मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का जो एस्टिमेट है या एस्टिमेट है वो सबको नहीं देखता है, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है जो इफेक्ट कर सकता है पूरा इकोनॉमी को, उसी को केवल चेक करता है। तो ये दो डिफरेंस है, ये दोनों डिफरेंस मेनली कहीं लिखा नहीं रहता है, कोई ध्यान नहीं देता है, तो इस चीज को कंफ्यूजन हो सकता है कि डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी और एस्टिमेट कमेटी में डिफरेंस क्या है, क्या करती है, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया होगा पूरा, ओके। चलो नेक्स्ट ये सब पढ़ लिए। हाँ, नेक्स्ट है कैबिनेट कमेटी। जो कैबिनेट कमेटी है अभी अभी प्रेजेंटली 8 कैबिनेट कमेटी है, ठीक है। इसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर बोला जाता है, ये सब चीज ठीक है, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। इस पे क्या है कि यूजुअली इंक्लूड ओनली कैबिनेट मिनिस्ट्री, लेकिन ये यूजुअली डाला हुआ है, ठीक है। ऐसा दिया रहेगा कि कैबिनेट कमेटी में क्या केवल कैबिनेट मिनिस्टर रहता है, तो नहीं, ठीक है, यूजुअली है, ओके। लेकिन कोई दूसरा भी हाउएवर नॉन कैबिनेट मिनिस्ट्री आर नॉट डिबार्ड, ऐसा नहीं है, डिबार्ड नहीं किया गया मेंबरशिप में, उसको भी मेंबरशिप दिया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। दूसरा चीज क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो इसको हेड कौन करता है, जैसे 8 पार्लियामेंट्री कमेटी है तो उसको हेड कौन करेगा, तो सारा कुछ नहीं याद करेंगे हम लोग, 2 पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में याद करेंगे। एक पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी जो है, पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी, और दूसरा है एकोमोडेशन कमेटी। ये दोनों जो है, ये दोनों को छोड़ के जो 6 कमेटी बचा उसको पीएम हेड करती है, ठीक है। ये सबको कोई और करती है, कौन करती है उतना जानने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी एंड एकोमोडेशन कमेटी, ये दोनों पीएम के अलावा कोई और करता है, ठीक है, हेड। और जो 6 बच गया उसको पीएम करता है। इससे ज्यादा अगर 6 को याद करने जाओगे तो कंफ्यूजन जाएगी, 2 को याद करना ज्यादा इजी है, ठीक है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं आएगा, ओके। चलो नेक्स्ट है सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट। इतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, इससे वैसे 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था कि यही चीज दिया हुआ था, ये वाला पॉइंट ही कि जो दोनों हाउस है, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट शेल हैव ए सेपरेट सेक्रेटेरिएट स्टाफ, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ था, मतलब एक स्टेटमेंट में था कि जो हाउस है उसको सेपरेट सेक्रेटेरिएट होता है, ओके। तो ये 22 में आया हुआ था, तो बस ऊपर ऊपर से तो जाना जरूरी है कि अच्छा जो दोनों हाउस है उसको मेनली सब कुछ चलाता कौन है, ठीक है। तो ये सेक्रेटेरिएट ही चलाती है सब कुछ, ठीक है। जो यही सब सारा कुछ डेटा नोट करती है, जो मिनिस्टर है उसको उसके लिए रिसर्च करती है, वो जो भी भाषण देता है जो भी मिनिस्टर है, ठीक है, सब कुछ नोट जो करता है, टाइमिंग हर चीज को संभालना, जो मैनेजमेंट वाला जो काम है ना वो सारा सेक्रेटेरिएट करती है। तो दोनों हाउस के लिए अपना अपना सेक्रेटेरिएट रहता है, ठीक है। बट कुछ पोस्ट जो है वो कॉमन भी हो सकता है, कुछ पोस्ट जो है कॉमन भी हो सकता है, ओके, इतना याद रखना। उसके बाद पहली बार जो सेक्रेटेरिएट जो है 1952 में बनाया गया था। अच्छा ये बात बताओ कि हाउस ऑफ जो अपर हाउस है, अपर हाउस जो है कब आया, अपर हाउस कब आया, लोअर हाउस कब आया, तो अपर हाउस जो है
19 मतलब या सबसे पहले इलेक्शन का हुआ था अपर हाउस का, ये बताओ। ठीक है, तो जो सेक्रेटेरिएट है वो 1952 में आया था पहली बार, ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट मेनली देखो, जो सेक्रेटेरिएट है उसका कुछ हेड होगा कोई, लेकिन जो ओवर हेड कौन करेगा, ये तो हाउस का हेड कौन होता है, हाउस का हेड कौन होता है, स्पीकर होता है और चेयरमैन होता है, तो ऑफकोर्स यही करेगा। ये स्टेटमेंट भी था एक, ठीक है, जो आया था 2022 में। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन इसके लिए है, वो देखते हैं क्या आया था। ठीक है, उसके बाद जो सेक्रेटरी जो जनरल है, ठीक है, जो हेड है, उसका जो रैंक है ना, वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के इक्विवेलेंट है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट सबसे ऊपर आता है रैंक में। ओके, पीएमओ, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, ये सब बहुत ऊपर आता है। बट जो टेबल ऑफ प्रेफरेंस में नीचे आती है, बस इतना ध्यान रखो, कितना नंबर में है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। दोनों का रैंक जो है इक्विवेलेंस है, बट प्रेसिडेंस में नीचे आती है। ऑफ कोर्स कैबिनेट सेक्रेटेरिएट सबसे ऊपर आना ही चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके याद कर सकते हो। तो कैसे क्वेश्चन आया हुआ है अभी तक, ये देखते हैं क्या है। विथ रेफरेंस टू Parliament of India, which of the following parliamentary committee scrutinized and report to the House whether the power to make regulation, rules, sub-rules, by-rules, etc. conferred by the Constitution or delegated by the Parliament। ये तो सब कुछ लैंग्वेज में ही लिख दिया है। ठीक है, कि कौन सा जो कमिटी है ये सब चीज देखती है। जो हाउस है किसी चीज को डेलीगेट किया है कि रूल बनाओ, रेगुलेशन बनाओ, उसको कौन देखेगा, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, इसी को तो बोलते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये सब चीज को। तो ये तो इजी है, 2018 में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है 2013 में आया हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आया था 22 में, वो नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। ओके, देख लेते हैं यहाँ पे क्या आया कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में आया हुआ है। कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर, ऐसा तो कुछ नहीं है। कितना मेंबर है, 22 मेंबर है। ओके, तो ये गलत हो गया, तो ये गया, ये गया। स्क्रूटनाइज एंड एप्रोप्रिएशन, स्क्रूटनाइज एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट, ये तो सही लग रहा है। ओके, एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ सीएजी, ये भी सही है। तो ये 2 एंड 3 ओनली होगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। जैसे ये देखो, फंक्शन में भी, फंक्शन के बारे में मेंबर कितना है, क्या डिस्क्रिप्शन वही फंक्शन के बारे में ही ये भी है। तो फंक्शन याद रखना है, मेंबर कितना है, कौन इलेक्शन होता है, अपॉइंटमेंट होता है, हर साल होता है। कुछ कुछ चीजें जो है हर कमिटी में कॉमन है, जैसे मिनिस्टर नहीं हो सकती है, एक एक साल में ये होता है। ठीक है, एक एक साल में इलेक्शन होता है या नॉमिनेशन। ओके, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट का क्या फंक्शन है ये बता चुके हैं। ठीक है, सर्विस देती है पार्लियामेंट्री कमेटी को, उसको अगर रिसर्च करना होगा कुछ, ठीक है, उसके लिए हो गया। सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी। सैलरी वैलरी के लिए कौन देखता है, ये भी वही करेगी। एड एंड एडवाइस, अगर जो भी चेयरमैन है उसको कुछ जरूरत होगा तो कौन करेगा। डे टू डे वर्क जो होता है उसको रिकॉर्ड कौन रखेगा, पब्लिश कौन करेगा, वो भी यही सब, इसीलिए तो है ना सेक्रेटेरिएट, तो ये सब काम तो करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट न्यूज, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटरी न्यूज में है। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी कौन उसका हेड करता है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो है वो सबसे ऊपर है। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और पीएमओ, इस पे डिफरेंस के बारे में पूछा जाता है, क्या है लोग को समझ में भी नहीं आता अधिकतर। ठीक है, तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और पीएमओ ये दोनों टॉप लेवल है। पीएमओ नाम से है कि पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इस तरह से। ठीक है, तो पीएमओ तो पता चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो है वो भी हेड है कैबिनेट का सेक्रेटेरिएट, तो कैबिनेट का हेड कौन है, पीएम। तो ये दोनों कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और पीएमओ दोनों को हेड जो करता है ना वो पीएम करता है। ठीक है, बट जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो हेड करता है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम करती है जो हेड, वो सब के लिए कौन है, दोनों में अलग अलग है। जैसे जो मेन हेड जो है वो पीएम है। ठीक है, बट एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो काम है उसके लिए जो हेड करता है कैबिनेट सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी है वो करती है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को, जो कि टॉप ब्यूरोक्रेट रहता है इंडिया में, जो सबसे टॉप ब्यूरोक्रेट है वो उसको हेड करेगा। ठीक है, दूसरा चीज पीएमओ, उसको जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो हेड करती है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द पीएम। पीएम के लिए कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहता है, वो हेड करता है पीएमओ को। ठीक है, दूसरा चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि सबका काम क्या है, फंक्शन क्या है। तो पीएमओ का जो काम है प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करना। ठीक है, जो भी उनको एड एडवाइस चाहिए, जो भी कुछ रिसर्च करना है, तो पीएमओ का जो जैसे कुछ डिपार्टमेंट भी है ना जो पीएमओ से रिलेटेड है, जैसे एटॉमिक वाला है, इसरो है। ठीक है, स्पेस और एटॉमिक, तो उसको भी ये देखती है। ओके, बट जो सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी है वो तो पूरा इंडिया लेवल के लिए चीज देखेगी ना, तो ज्यादा काम किसका होगा, कैबिनेट सेक्रेटरीट का।
तो वो इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन भी इंश्योर कराती है। ठीक है, बहुत सारे मिनिस्टर है तो सबका अलग अलग कुछ काम होगा तो दिक्कत हो सकती है, तो उसका कोऑर्डिनेशन भी इंश्योर कराती है। तो ये पूरा हर एक मिनिस्टर का हर चीज को देखते हैं, पूरा इंडिया लेवल को देखता है ना। तो पीएमओ जो है वो पीएम से रिलेटेड चीजें को देखती है। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ओके, यही आएगा। तो नेक्स्ट है प्रेसिडेंट एड्रेस टू पार्लियामेंट। ये प्रेसिडेंट एड्रेस कब करती है? जैसे अभी 18वां लोकसभा फॉर्मेशन हुआ है, तो जिस दिन जो एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन जो होता है, ठीक है, जनरल इलेक्शन के बाद, और फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, हर एक साल 3 सेशन होता है, तो फर्स्ट सेशन जो है उस पे जो प्रेसिडेंट है एड्रेस करती है। ठीक है, तो इसके लिए 2 आर्टिकल है, ये याद रखना है। 2 आर्टिकल है 86 और 87। तो ये अभी तक पूरा अलग से पूछा नहीं है, बट ये पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट एड्रेस से अभी तक डायरेक्टली क्वेश्चन 1-2 आया, पर ये वाला चीज नहीं आया, तो ये आ सकता है, इसको ध्यान रखना है। क्या है कि 86 जो है, अलाउ प्रेसिडेंट टू एड्रेस आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और बोथ हाउस ऑफ टुगेदर। ये इंपॉर्टेंट है कि जो 86 है, ठीक है, 86 में बोलता है कि दोनों हाउस को एक साथ एड्रेस कर सकते हो या अलग अलग भी एड्रेस कर सकते हो। ठीक है, बट ये अभी तक कभी भी हुआ नहीं है, मतलब 86 के अकॉर्डिंग अभी तक प्रेसिडेंट एड्रेस नहीं किए। ये 2 बात इस पे याद रखना है। नेक्स्ट है 87 आर्टिकल। इस पे बोलता है कि दोनों हाउस जो है उसको एक साथ ही एड्रेस करना पड़ेगा, उस पे ऑप्शन नहीं है कि अलग अलग नहीं करना है। ठीक है, एक साथ ही एड्रेस करना है। तो ये कब करना होता है? यही 2 इंस्टेंट है, ये फर्स्ट सेशन ऑफ जनरल इलेक्शन के बाद और हर एक साल का जो फर्स्ट सेशन है उस पे। अच्छा, क्वेश्चन यूपीएससी ऐसा भी पूछती है कभी कि पहले क्या था। ठीक है, तो पहले ये जो है फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर जो है ये पहले नहीं था। ठीक है, ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके बाद चेंज किया गया था। पहले जो था, इससे पहले, कि हर एक सेशन में प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा, तो ज्यादा हो जा रहा था, इसीलिए उसको हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ये आर्टिकल 87(1) जो है उसको हटा दिया था, अमेंड कर दिया कि नहीं, जो पहला सेशन होगा हर एक साल का, बस उसी को एड्रेस करने की जरूरत है। तो इसको, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बस एक बार सुन लिया तो क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ओथ ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये कल हम प्रीवियस लेक्चर में बोल रहे थे कि शेड्यूल के बारे में बताएंगे, बट उसे फिर भूल गए। ठीक है, जो शेड्यूल है वो, जैसे फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, सेकेंड शेड्यूल में क्या है। ओके, फर्स्ट शेड्यूल में इंडिया के बारे में है। ओके, इंडिया का मतलब स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में है। ओके, सेकेंड शेड्यूल में क्या है, कंफ्यूजन जो है सेकेंड और थर्ड में आता है। फोर्थ भी याद रहता है लोगों को, फोर्थ भी याद रहता है, फिफ्थ सिक्स तो याद रहना ही चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन भी आ चुका है, वो ट्रैवल से रिलेटेड है। सेवंथ किससे रिलेटेड है, लिस्ट, जो कौन कौन सा कंकरेंसी लिस्ट में, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट है, सेवंथ है। ठीक है, एट क्या है, एट जो है, एट शेड्यूल क्या है, लैंग्वेज के बारे में है। 22 लैंग्वेज है, ये भी इस साल पूछ चुका है, 22 में 2024 वाला क्वेश्चन में पूछ चुका है कि कौन सा 8 शेड्यूल में कौन कौन सा लैंग्वेज कब मतलब रिलेटेड है, कि कौन आया था कब, ये चीज पूछ चुका है। तो शेड्यूल से तो क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। जो फंडामेंटल राइट है उससे, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, ये से इससे क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। दूसरा चीज, शेड्यूल से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो एक तरह से 12 शेड्यूल है, फंडामेंटल राइट है कुछ, और डीपीएसपी, इतना याद कर लो तो 3 से 4 क्वेश्चन तो फिक्स है, हर बार शेड्यूल से पूछता ही पूछता है कैसे भी क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो सेकेंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल, तो खुद सोचो कि सेकेंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल में एक में ओथ है, एक में सैलरी है। ठीक है, तो जो लोग पहले सोचेगा वो क्या सोचेगा, ओथ लेने के लिए सोचेगा या सैलरी लेने के लिए सोचेगा? सिंपल चीज है, सब लोग पहले पैसा के पीछे भागेगा। ठीक है, तो पहले आर्टिकल जो है वो, मतलब जो शेड्यूल बनाएगा वो पैसा वाला बनाएगा, सिंपल है। ठीक है, तो ओथ तो गया भाड़ में। ठीक है, मतलब बाद में करेंगे, देख लेंगे, पहले पैसा चाहिए, तो इसलिए थर्ड शेड्यूल में ओथ है, सेकेंड शेड्यूल में सैलरी है। तो अब नहीं बोलोगे कि सेकेंड और थर्ड में, ठीक है, क्या है, सबसे पहले पैसा देखेगा, उसके बाद ओथ लेगा, तो ओथ वाला थर्ड में है। फोर्थ में क्या है, सीट से रिलेटेड, राज्यसभा का जो सीट है उससे रिलेटेड है। फिफ्थ और सिक्स जो है ट्रैवल के लिए रिलेटेड है। सेवंथ जो लिस्ट है उसके लिए, एट्थ, ठीक है, नाइन्थ किसके लिए, नाइन्थ याद होगा, कुछ एक्ट जो है वो 9 शेड्यूल में डाला जाता है ताकि जुडिशरी का इंटरवेंशन नहीं हो। ठीक है, रिव्यू लेने वाला में दिक्कत है, वो सब चीज में। 10th तो अभी पढ़े हैं,
एंटी डिफेक्शन। 11 और 12 जो है वो पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी के लिए है। ठीक है, सारा शेड्यूल बता दिए। हाँ, तो इस पे ओथ में क्या है कि ओथ दो तरह का ओथ होता है। ठीक है, ओथ ऑफ, अच्छा ये भी पूछ सकता है कि जो शेड्यूल है उस पर सैलरी है और ओथ है, बट किसका सैलरी है इस पे डिटेल में पूछ सकता है, किसका सैलरी दिया हुआ है वहाँ पे, किसका ओथ दिया हुआ है। तो जाके शेड्यूल के बारे में पढ़ो। एक चीज यहाँ बता दे रहे हैं जो नोटिस करना, कि एक में जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन से रिलेटेड जो लोग हैं उसके बारे में है, और एक में डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में है। डायरेक्ट इलेक्शन से जो चूज किया हुआ है उसके बारे में है। बाकी अब तुम इसको आइडेंटिफाई करो कि कहाँ कौन सा क्या बताएं, वो चीज कहाँ मैच कर रहा है। ठीक है, याद करने के लिए ये दो चीज बता दी। और एक चीज वो चीज है कि पैसा पहले देखता है, अब नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो ओथ है वो इंग्लिश या एनी ऑफ द 22 शेड्यूल लैंग्वेज, जो 8 शेड्यूल में है, इस पे 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, इस पे या तो इंग्लिश में, यही सब में ले सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो ओथ है यही लैंग्वेज में आएगा, दूसरा में नहीं आना चाहिए। ठीक है, थर्ड शेड्यूल में दिया हो, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, ये आर्टिकल 104 जो है प्रोवाइड पेनल्टी, अगर ओथ नहीं लियो और बैठ गए जाके हाउस में तो कुछ पेनल्टी लगेगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो ये थर्ड वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट खत्म होता है। थर्ड वाला पार्ट भी कर लेंगे क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, ज्यादा कुछ है नहीं, जल्दी हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं सिटीजनशिप के बारे में। अब सिटीजनशिप में क्वेश्चन भी आया हुआ है। ओके, बट जो हम लोग का सिंगल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप क्या होता है, सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, डुअल सिटीजनशिप यूके में है, यूएस में है मेनली। ठीक है, यूएस में है, यूके में भी है। तो इस पे डुअल सिटीजनशिप मतलब एक स्टेट के लिए अलग सिटीजनशिप और ओवरऑल सेंटर के लिए अलग सिटीजनशिप। और इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, अब जो 5 वे ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप, ये इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे। ठीक है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, या रजिस्ट्रेशन करके कर सकते हो, नेचुरलाइजेशन, कुछ साल रहना पड़ता है यहाँ पे, या इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ये इंपॉर्टेंट है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इस पे क्वेश्चन क्या पूछता है कि अगर मान लो कि कोई टेरिटरी को इनकॉर्पोरेट कर लिए तो क्या ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगा वहां को आदमी को। ये अगर याद है तो बताओ, ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिलेगा क्या वहां के आदमी को अगर इनकॉर्पोरेट कर लिए कोई टेरिटरी को, या अगर नहीं तो कौन देगा इसको। ठीक है, मतलब यूनियन मिनिस्ट्री देगा या सेंटर देगी या गवर्नमेंट देगी, कौन देगी, ये बताओ। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया का सिंगल सिटीजनशिप है, 5 टाइप से एक्वायर कर सकते हैं। मेनली यूएस का याद रखना कि डुअल सिटीजनशिप है। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955, ये साल भी याद रखना, 1955 में सिटीजनशिप एक्ट लाया गया था। ओके, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, फॉरेन ट्रिब्यूनल ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल इतना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे रूल जो लाया गया है, टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन वन मस्ट बी, क्या क्या होना चाहिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, याद रखना। मैरिड टू द इंडियन सिटीजन, अगर कोई इंडियन सिटीजन उससे कोई शादी कर लिया तो भी हो सकता है, किसके लिए, ये वाला चीज, नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन अगर करना है उसके लिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, या ये होना चाहिए, या माइनर चाइल्ड ऑफ इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, पर्सन whose parents are registered as Indian citizenship, उसका पेरेंट्स कम से कम रजिस्टर होना चाहिए। पर्सन और आइदर ऑफ हिज पेरेंट वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, बाद में वो भाग गया था, बट इंडिपेंडेंट इंडिया जो है उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ, उसके बाद उसका पेरेंट कम से कम कोई सिटीजन रहना चाहिए। ठीक है, या रजिस्टर एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इतना एलिजिबिलिटी नहीं देगा, ठीक है, इतना तो नहीं देगा। ओके, कुछ कुछ दे सकता है जो इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हो कि बोल दिया कि ये भी होगा तो भी नहीं होगा, नेगेटिव में मेनली देगा क्योंकि ये ज्यादा है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनाता है कि काटना, तुमसे कटवाने की कोशिश करेगा कि मतलब कुछ कुछ तो पता है कि नहीं, या दिमाग छोटा सा खुद भी कुछ सोच सकते हो कि नहीं, एकदम फैक्चुअल नहीं देता। फैक्चुअल अगर कुछ है तो उस पर कुछ ट्विस्ट करके दे देता है ताकि गलत हो जाए। ओके, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बस एक बार देख लिए। अब क्वेश्चन 21 में आया हुआ है, ये क्या है, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। सही बात है, वन ही सिटीजनशिप है इंडिया में, ये सही है। ठीक है, तो एक सही है, तो 2 ओनली, और ये दोनों कट गया। उसके बाद हमको देखना है 3 को, 2 को तो देखने की जरूरत भी नहीं है, 2 वैसे भी कट गया, वैसे भी देख लेते हैं। सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट। अब हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट। तो ऐसा कुछ है कि प्रेसिडेंट जो है, जो केवल यहाँ पैदा हुआ है, जिसका सिटीजनशिप बर्थ के वजह से है, वही प्रेसिडेंट बन सकता है, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है
कि दे शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, बस कैसे होगा उससे मतलब नहीं है, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप, ए फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ, ये क्या बात हुआ, डिप्राइव करने के लिए बहुत सारा चीज है, ठीक है, कि कोई खुद ही छोड़ दे, कोई एनिमी को सपोर्ट करे या उसके रिलेटेड कुछ बात बोले, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे, तो बहुत सारा चीज है, तो कैसे नहीं हो सकता, ये तो वैसे भी नेगेटिव चीज है, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो थर्ड वाला भी गलत हो गया, तो आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, उतना कर भी नहीं पाओगे, ये चीज देख लेना, अभी तक एग्जैक्ट इससे नहीं आया है, ठीक है, तो इस पे मुस्लिम छोड़ के जितना भी हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन, वैसे भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है तो नहीं देगा मेनली, ठीक है, बट इस पे कुछ कुछ ये दे सकता है कि कौन कौन सा कंट्री के बारे में, अफगानिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान मैक्सिमम, ये डेट दे सकता है, ठीक है, स्टेट वाला सब में ये सब ज्यादातर चांस है कि देगा, यूपीएससी नहीं पूछेगी फिर भी एक बार पढ़ लो, ठीक है। दूसरा चीज है कि कहाँ कहाँ नहीं अप्लाई होगा, तो जो 6 शेड्यूल एरिया है, 6 शेड्यूल एरिया है, ठीक है, और इनर लाइन परमिट एरिया है, ये सब में अप्लाई नहीं होगा, तो ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, अगर 6 शेड्यूल एरिया याद है और इनर परमिट लाइन वाला एरिया याद है तो अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा, कैसे याद करना वो बताता हूँ थोड़ा देर में, ठीक है। फिर ओसीआई के लिए क्या है, इतना ये सब चीज प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछता उतना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ओके। रिजर्वेशन एंड एफर्मेशन एक्शन, ये भी प्री के लिए तो कुछ नहीं है, मेंस के लिए मेन है, ये दे सकता है कि इंडिया और यूएस में कंपैरिजन करो रिजर्वेशन से, प्री में क्यों देगा यार, मत पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट है सब क्लासिफिकेशन और शेड्यूल कास्ट, ये इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज में भी था, ठीक है, क्यों न्यूज में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दी है कि जो शेड्यूल कास्ट है उसको सब क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है, किसके लिए, एफर्मेटिव एक्शन के लिए, मतलब एफर्मेटिव अगर कोई फायदा देना चाहे, रिजर्वेशन देना चाह रहे हो उसके लिए कर सकते हो, ठीक है, तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दी इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इस पे क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, क्या क्या रिलेटेड है, यहाँ क्या इंपॉर्टेंट दिया हुआ, आर्टिकल 341, ठीक है, 341 में एसटी और एससी के लिए है, तो इस पे बोला हुआ कि 1 में 341 में बोला कि एससी जो है वो हेट्रोजेनस ग्रुप है ऑफ कास्ट एंड रेस ट्राइब और ट्राइब विथ वेरिंग डिग्री ऑफ बैकवर्डनेस, ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट नोटिफाइड अंडर इतना जो है और हेट्रोजेनस ग्रुप बोला हुआ है, ठीक है, इसी चीज में मतलब मेनली जो जजमेंट आया ये हेट्रोजेनस और होमोजेनस के बारे में ही आया है, ठीक है, बोला हुआ कि जो शेड्यूल कास्ट है वो हेट्रोजेनस ग्रुप है, ठीक है, हेट्रोजेनस मतलब क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट है, सब लोग होमोजेनस नहीं है, मतलब सब सिमिलर टाइप का नहीं है, कुछ कुछ मतलब ग्रुप एक तरह से बना हुआ है, बोल सकते हो हेट्रोजेनस एक तरह से, कि कुछ अब एलिट में आ गया है, कुछ बहुत ही नीचे है, ठीक है, तो इसीलिए कैटेगराइज कर सकते हो अलग अलग, ताकि फायदा नीचे वाला को ज्यादा दे सकते हो, ठीक है, तो ये जो 341 आर्टिकल है इस पे बोला हुआ कि प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई विच कास्ट रेस और ट्राइबल एज एससी फॉर एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ये ध्यान रखना है कि एससी के लिए कौन सा कास्ट कौन सा ट्राइब जो है वो एससी में आएगा, वो कौन डिसाइड करेगी, प्रेसिडेंट बताएगी, ठीक है, एसटी के लिए भी प्रेसिडेंट ही बताती है, ओबीसी के लिए भी प्रेसिडेंट ही बताती है, ओके, कुछ अलग नहीं है, तो प्रेसिडेंट ही सब कुछ ये करेगी कि कौन सा कास्ट कौन सा स्टेट के लिए, पूरा इंडिया के लिए कौन सा जो शेड्यूल कास्ट है, मतलब कौन सा कास्ट है वो शेड्यूल कास्ट में आएगी, ओके। फिर जो आर्टिकल 342 है, मतलब ये दे सकता है कि जैसे देता है ना मैट्रिक्स मैचिंग वाला कि 341 किससे रिलेटेड है, ठीक है, 1 2 भी दे सकता है, तो 341 ही याद कम से कम कर लो, ओके। जैसे 332 से लेके शायद, ठीक है, 332 से लेके 342 तक यहाँ एसटी एससी ओबीसी और जो एंग्लो इंडियन है वो सबसे रिलेटेड है, यहाँ रिजर्वेशन से रिलेटेड है कि लोकसभा राज्यसभा में तो नहीं है, लोकसभा में या जो स्टेट का इलेक्शन स्टेट असेंबली है वो सब में जो रिजर्वेशन दिया गया ना उससे रिलेटेड ये सब आर्टिकल है, शायद 332 या 333 एग्जैक्ट नहीं, पर ये 342 तक है। यही ओबीसी एसटी एसटी के लिए जो नेशनल कमीशन ऑन ओबीसी है या एसटी एससी के लिए सब कुछ यही सब आर्टिकल के अंदर आया गया लाया गया, तो इतना याद करो कि इससे इससे यहाँ से यहाँ तक रिलेटेड जो है वो क्या है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और जो ओबीसी के लिए है या फिर जो एंग्लो इंडियन है उसके लिए है, मेनली रिजर्वेशन के लिए है, और जो बॉडी बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसके लिए है, ठीक है। और एक 244 किसके लिए है, ये एसटी के लिए है, ठीक है, 244 भी एसटी के लिए है, जो कि 6 शेड्यूल एरिया जो है वो सब को ये करती है, 5th शेड्यूल एरिया 6 शेड्यूल एरिया के लिए है, ठीक है, तो ये याद रखो, ओके।
नेक्स्ट है कि 341 में पार्लियामेंट में बाय लॉ इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी कास्ट, ओके, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एससी और एसटी। अच्छा, ये जो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगी कि कौन सा कास्ट क्या एससी में आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद जो है पार्लियामेंट लॉ बना के एक्सक्लूड कर सकती है और इंक्लूड कर सकती है, ठीक है, कोई भी कास्ट को। तो इस चीज का ध्यान देना है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सिंपल ऐसा बोल सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा सब कैटेगराइजेशन दिया हुआ है क्या, तो नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट जो है जजमेंट दिया गया। और पूछ सकता है कि ये जो आर्टिकल है किससे रिलेटेड है और कौन करता है, ठीक है। बस यही दो चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है कि यूसीसी बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो इस पे एक ही क्वेश्चन बन सकता है, एक दो मतलब स्टेटमेंट बन सकता है कि उत्तराखंड जो है वे इम्प्लीमेंट कर चुके हैं जनवरी में ही। तो ऐसा क्वेश्चन देगा कि फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया हु इम्प्लीमेंटेड यूसीसी, तो गलत बात है, अधूरा क्वेश्चन है। एक गोवा भी है, ठीक है, गोवा जो है वो तो बहुत पहले 1800 से ही है, गोवा में 1867 से ही यूसीसी इम्प्लीमेंटेड है। बट ये चीज का ध्यान देना है कि ये जो गोवा है, गोवा इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला स्टेट है उत्तराखंड, तो सही हो जाएगा, ठीक है। गोवा जो है इंडिपेंडेंट से पहले से ही चलते आ रही है यूसीसी में, ओके, और पुर्तगाली सिविल कोड के अंदर चलते आ रही है, ओके, इस चीज का ध्यान देना है। तो क्वेश्चन बन सकता है गोवा पहला स्टेट क्या है, इतना आप समझ में आ गया हो कि गोवा कब है, इंडिपेंडेंट स्टेट से पहले से ही चलती आ रही है, पर इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद अगर बोलेगा तब उत्तराखंड पहला स्टेट है, ठीक है। दूसरा चीज ये आर्टिकल 44 किससे रिलेटेड है, बस इतना ही इस पे बन सकता है और कुछ नहीं। क्या होता है ये तो पता होगा, यूसीसी क्या है, ठीक है। यूसीसी क्यों लाया जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिविल कोड है, सिविल कोड, ठीक है, मतलब सिविल से रिलेटेड जो भी है, जैसे मैरिज हो गया, ये सब चीज है, जो एडॉप्शन हो गया, जो सिविल केसेस हैं उसके लिए यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए है, अब ये तो पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में लाया गया था। तो इस पे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या याद करना है कि इस पे बोला गया है कि जो भी रिलीजियस कैरेक्टर है, कोई भी प्लेस है, प्लेस ऑफ वर्शिप है, जिसका कोई भी रिलीजियस कैरेक्टर है, वो बी द सेम सेल कंटिन्यू टू बी द सेम एज इट वाज ऑन 15 अगस्त 1947, जिस दिन हम लोग का कंट्री इंडिपेंडेंट हुई है, उसके उस टाइम जो भी उसका कैरेक्टर है वही रहेगा, मतलब चेंज अब नहीं कर सकते। कोई मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगा, कोई मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा इस डेट के बाद। ये कब लाया गया था, 91 में, ये ध्यान रखना है। इस पे कुछ एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, अयोध्या, अयोध्या को छोड़ के दूसरा एक्सेप्शन किसी को याद नहीं रहता है, अयोध्या तो सबको याद रहता है। दूसरा है कि कोई भी मॉन्यूमेंट और साइट जो एंशियंट मॉन्यूमेंट और आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट के अंदर आता है, कोई भी मॉन्यूमेंट, ठीक है, और साइट जो इस एक्ट के अंदर आता है वो भी एक्सेप्शन है, ओके। ये तो याद रहता है अयोध्या वाला, ये नहीं पता रहता है, ठीक है। और ये सब जो है ये तो कुछ नहीं है कि अगर सेटल हो चुका है पहले से ही तब तो वही रहेगा, ओके। तो इस पे ये चीज को याद रखना है। और चीज इस पे कि नो पर्सन शैल कन्वर्ट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, ये तो ठीक है। उसके बाद स्टेट के ऊपर पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है कि उसको मेंटेन करके रखो, ये सब तो कुछ नहीं है, बकवास चीज है, ठीक है। तो मेन जो हो गया, मेन चीज जो है वो अपना ये वाला हो गया, बस इसी को याद रखो, ये सब जरूरी कुछ नहीं है, ओके। और ये एक्सेप्शन मेनली ये वाला, ये तो याद रह जाएगा, ओके। 1947 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में प्री में। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन 22 आर्टिकल 22 जो है उस पर डिटेंशन के बारे में, दो टाइप का डिटेंशन होता है, प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्या प्रोविजन क्या है। तो आर्टिकल 22 जो है डिटेंशन को डील करती है, दो टाइप का है, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। आर्टिकल 22(1) में क्या बोलता है कि जिसको भी अगर अरेस्ट करते हो तो उसको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि क्यों किए हो, ठीक है, किस लिए डिटेन किए हो। आर्टिकल 22(2) में बोलता है कि विद इन 24 घंटा के अंदर तुम जेल में उसको नहीं रख सकते हो, मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट उसके बाद जो भी बोलेगा उसके उसी के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो ये दोनों आर्टिकल पहले याद रखना है कि उसको बताना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, ग्राउंड क्यों किए हो, और 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे तुम डिटेन कर सकते हो, ठीक है। अब
ये चीज जो है, ये सब चीज दोनों जो चीज है वो प्यूनिटिव डिटेंशन में लगता है। मतलब प्यूनिटिव प्यूनिटिव डिटेंशन जो है उसके लिए ही ये वैलिड है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए कोई जरूरी नहीं है कि 24 घंटा के अंदर ले जाना पड़ेगा मजिस्ट्रेट, या ग्राउंड बताना ही पड़ेगा। ठीक है, ग्राउंड बताना पड़ेगा एज अर्ली एज पॉसिबल, बट ऐसा कुछ ये नहीं है कि तुरंत बताना पड़ेगा या 24 घंटे के अंदर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो 22 थर्ड है, 22 आर्टिकल थर्ड है, उस पर बोला हुआ है कि आर्टिकल 22 का जो 1 क्लाउज है और 2 क्लाउज है वो नॉट अप्लीकेबल टू एनिमी एलियंस। एनिमी एलियंस क्या होते हैं? वो प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये तो समझ में आ गया क्या होता है, अभी नहीं पढ़ा। एनिमी एलियंस क्या है? जैसे पाकिस्तान हो गया, एनिमी पूरा कंट्री या उसका कोई आदमी, ठीक है, उसके लिए अप्लीकेबल नहीं है। जैसे अपना जो मुंबई में अटैक किया था, वो बंदा क्या नाम था उसका, ठीक है, वो एनिमी एलियन से पाकिस्तान से था, तो उसके लिए ये सब चीज अप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि एनिमी एलियंस के लिए भी एक्सेप्शन है और प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए तो है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या, नाम ही है प्रिवेंटिव, किसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए उसको डिटेन कर लिया। किसको प्रिवेंट करने के लिए? कुछ वो घपला करने वाला था, कुछ बम विस्फोट करने वाला था, कुछ भी करने वाला था, हम लोग को पता चल गया, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी का कुछ इशू हो रहा है, ओके, होने वाला था, उसको पहले ही डिटेन कर लिए, या कुछ हल्ला करवाने वाला, लड़ाई करवाने वाला है तो उसको पहले ही डिटेन कर लिए, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस पे क्या है, डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन, ठीक है, बाय द कोर्ट। कन्विक्शन मतलब पूरा फाइनल जो जजमेंट होगा, कन्विक्ट कर दिया, या ट्रायल भी नहीं हुआ है तब भी उसको डिटेन कर सकते हैं, ऑन ए मेयर रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हिम डूइंग एन एक्टिविटी डेंजरस टू द पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, कुछ बस शक हुआ कि इससे कुछ दिक्कत हो सकता है, उसको डिटेन कर लो। ओके, अब इस पे क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए क्या केवल पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है? तो नहीं, स्टेट भी बना सकती है। ठीक है, बट पार्लियामेंट के पास कुछ कुछ है कि इस फील्ड में केवल पार्लियामेंट ही बना सकती है, तो वो फील्ड क्या है वो बताओ। ठीक है, 3 ऐसा चीजें हैं जहां पे केवल पार्लियामेंट ही बना सकती है, स्टेट नहीं बना सकती है लॉ प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए। ठीक है, एक तो क्या हो जाएगा, फॉरेन अफेयर के रिलेटेड। ठीक है, दूसरा 3 चीज है, 2 चीज और बताओ। ओके, नेक्स्ट, और इस ये हो गया। हाँ, नेक्स्ट है कि आर्टिकल 22(3) बता दिए। 22(4) जो है उसमें बोलता है कि 3 मंथ से ज्यादा नहीं रख सकते हो किसी को। ठीक है, बट कब रख सकते हो, एक एडवाइजरी बोर्ड बनाना पड़ेगा, उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब रख सकते हो 3 मंथ से ज्यादा। ठीक है, या और क्या हो सकता है, अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना दिया है, ठीक है, उस लॉ के तहत जो है किसी को डिटेन किया गया है, तो भी हम वो 3 मंथ से ज्यादा रख सकते हैं। तो ये दोनों चीज याद रखना है, एग्जैक्ट ऑप्शन में दे दिया रहेगा। ठीक है, कि 3 मंथ के बाद नहीं बना सकते, नहीं ही बना सकते ऐसा एकदम तो नहीं, एक्सेप्शन है कुछ, ये भी है कि एडवाइजरी बोर्ड बनाएगा, ठीक है, एक जज उसका हेड करेगी, वो अप्रूव दे दे, या कोई पार्लियामेंट पहले ही लॉ बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर डिटेन किया तो भी कर सकते हो। ठीक है, 3 मंथ के बियॉन्ड। उसके बाद ये 5 तो इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये 22(7). ठीक है, 22(7) में बोला हुआ है ऑल्सो ऑथराइज द पार्लियामेंट टू प्रेस्क्राइब, पार्लियामेंट को ऑथराइज किया हुआ है कि सर्कमस्टांसेस और क्लासेस ऑफ केसेस, कौन सा सर्कमस्टांसेस, ठीक है, या कौन सा केसेस जो है इन विच डिटेंशन इज ग्रेटर देन 3 मंथ विदाउट टेकिंग ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। कौन सा केस पार्लियामेंट बना सकती है कि ये केस जो है, मतलब यही चीज कोई लॉ बना दिया, ठीक है, पार्लियामेंट कोई लॉ बना दिया कि ये सब केस में 3 मंथ से ज्यादा कर सकते हैं, एडवाइजरी बोर्ड का एडवाइस लेने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, दूसरा चीज मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है वो भी लॉ बना सकती है पार्लियामेंट। ओके, नेक्स्ट है प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एडवाइजरी बोर्ड, जो इंक्वायरी करेगा एडवाइजरी बोर्ड उसका प्रोसीजर क्या होगा, ये भी पार्लियामेंट ही बना सकती है लॉ। मतलब सोच रहे हो, एडवाइजरी बोर्ड को इंक्वायरी भी इंडिपेंडेंटली नहीं करने दे रहा है, उसके लिए भी लॉ बना सकती है। ओके, तो ये लिखा हुआ है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये सब थोड़ा सा लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, तो याद रखना ऐसा ही है। ओके, नेक्स्ट ग्राउंड क्या है, ग्राउंड तो नॉर्मल है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए हो जाए, फॉरेन अफेयर, ठीक है, फॉरेन अफेयर के लिए केवल सेंट्रल लॉ बना सकती है। बाकी 2 चीज और है वो बताओ, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एंड एसेंशियल सर्विस, और डिफेंस। ये भी देख के लग रहा होगा, डिफेंस कौन बनाएगा, स्टेट क्यों बनाने जाएगा, ये भी सेंटर ही बनाएगी। एक चीज और है, ठीक है, नेक्स्ट है जुडिशियल प्रोनाउंस, ये जुडिशियल कोई भी जजमेंट दिया हुआ है
तो उस ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सबसे पहले जैसे देखो इसको घेरो, सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये अभी अभी बताएं थोड़ा देर पहले ही जब इमरजेंसी का क्वेश्चन आया, मतलब पढ़ा रहे थे। तो ये कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है, 355, ये भी बता चुके थे, ठीक है। तो ये बात सही है। इस पे ये 2023 का क्वेश्चन है, ओनली वन करेक्ट, ओनली टू करेक्ट, ओनली थ्री, इस तरह वाला चीज है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जाम द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू ए पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। एग्जाम्ड, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को, क्यों भाई, क्यों एग्जाम करेगा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, नेगेटिव स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म 2002 जो एक्ट है, कन्फेशन ऑफ द एक्यूज्ड बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस, ये चीज दिया हुआ उस पर, ये भी गलत है, ठीक है। तो केवल वन सही है कि जो पुलिस के पास अगर कुछ एविडेंस दे रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए कन्फेशन जो कर रहे हो तो वो एविडेंस रहेगा, उसको रिकॉर्ड करके रख लिया, ठीक है। तो ये चीज पे लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये वाला तो ऐसे भी काट दोगे, तो ओनली वन सही है। नेक्स्ट है पर्सनालिटी राइट। इस पे क्या रखना, पर्सनालिटी राइट जो है वो किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 21, इसके अलावा कुछ नहीं है। पर्सनालिटी जो भी हीरो है, ठीक है, उसके रिलेटेड चीज है कि उसका कुछ नाम यूज कर ले कोई, या वॉइस यूज कर ले, सिग्नेचर यूज कर ले, या इमेज यूज करके कुछ कर रहा है, ठीक है, जिससे उसको मतलब जैसे ई कॉमर्स स्टोर वाला कुछ कर रहा है, एआई चैट वाला, उसको यूज करके कुछ अपना मिसयूज कर रहा है, एक तरह से मिसयूजिंग एक्टर्स नेम, इमेज, वॉइस और लाइकनेस विदाउट हिज कंसेंट, ठीक है। तो ये बात कहाँ आएगा, प्राइवेसी में आएगा, ठीक है। ये तो देखिए, तो प्राइवेसी किसके अंदर आता है, आर्टिकल 21, बस इतना ही याद रखना, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी अभी अभी न्यूज में भी आया है कि एनिमी प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, ठीक है। जो परवेज मुशर्रफ था उसका प्रॉपर्टी कुछ इंडिया में है, ठीक है, वो इनडायरेक्टली ऑन कर रहा है, मतलब एनिमी कंट्री का भी जो भी आदमी है उसका अगर इंडिया में कुछ भी प्रॉपर्टी है तो उसको एनिमी प्रॉपर्टी बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट टू बी फॉरगेटन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ये कौन सा आर्टिकल में आएगा, राइट टू बी फॉरगेटन, ये भी आर्टिकल 21 में आएगा। है क्या, एक तो आर्टिकल 21 में आएगा, दूसरा चीज है क्या ये, राइट टू बी फॉरगॉटन, ठीक है। तो अच्छा, इस पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो बताते हैं, लिखा हुआ इस पे भी, इट आल्सो नोन एज राइट टू इरेजर, डील विथ इंडिविजुअल राइट टू हैव कंट्रोल ऑफ द यूज ऑफ पर्सनल डेटा बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम लोग कोई डेटा कहीं ईमेल अपना डाल दिए, ठीक है, ईमेल में मैसेज आते रहता है, तो हम लोग एक ऑप्शन में वहां देते हैं कि अनसब्सक्राइब करो, तो वही चीज है राइट टू बी अनफॉरगॉटन, सॉरी फॉरगॉटन, मतलब हमको भूल जाओ, मेरा डेटा डिलीट करो भाई तुम, ठीक है। तो वो मेरा राइट है आर्टिकल 21 के अंदर, ओके। तो बट इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, ये चीज का ध्यान देना है। आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट है बट नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, ठीक है। दूसरा चीज है कि एससी जो है इसको रिकॉग्नाइज किया है वही पुट्टा स्वामी केस के अंदर ही, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो आया है अभी 2023 में, क्या उस पर लिखा हुआ है क्या, तो नहीं लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है कि राइट टू बी फॉरगॉटन नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। बस ये वाला मेन चीज है, एब्सोल्यूट राइट और आर्टिकल 21, इतना याद रख लो, इसके लिए अलावा कुछ नहीं करना। अब बताए थे कि 6 शेड्यूल एरिया कौन सा है या इनर लाइन परमिट एरिया कौन सा है, वो अभी बताते हैं। यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज देखो जो इंपॉर्टेंट वो बताते हैं। आईएलपी है क्या, इनर लाइन परमिट, ये इंडियन जो सिटीजन है ना उसके लिए है, ठीक है, इंडियन सिटीजन के लिए है। बाहर वाला सिटीजन के लिए अलग एक्ट है, मतलब अलग चीज है, वो क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, ये फॉरेनर के लिए है, ठीक है। जो इंडियन सिटीजन है उसके लिए आईएलपी है, इनर लाइन परमिट। तो इनर लाइन परमिट क्या करती है कि जो भी कोई ट्रेवल कर रहा है, ओके, उसका मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए है। कहाँ, इंडिया के बॉर्डर के पास, इंडिया के जो बॉर्डर स्टेट है वही सब में है, सारा बॉर्डर स्टेट में नहीं है, कहाँ है वो भी अभी याद करना है। और दूसरा चीज है कि जो ट्राइबल कल्चर है नॉर्थ ईस्ट में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ही है केवल, ओके। अब मेन ये वाला याद रखना है कि इसका जेनेसिस कहाँ से हुआ है, तो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन ऑफ 1873, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पे, ओके। कहाँ कहाँ है वो भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन सिटीजन के लिए है, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट है ये अप्लीकेबल
कब नहीं है, नॉट अप्लीकेबल फॉर ILP NRI के लिए। इंडियन सिटीजन, भले NRI इंडियन सिटीजन है तो याद रखना है इसके लिए ये एक्सेप्शन है, NRI के लिए नहीं है। अब जो इंडियन सिटीजन नहीं है वो सब के लिए तो है ही नहीं, ठीक है। ओके, NRI के लिए भी नहीं है, ये बस याद रखना है। ओके, तो NRI और PIU कार्ड होल्डर ये सब के लिए क्या है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट। तो ये कहाँ है, इसको भी याद रखना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट जो है ये जहां भी हम लोग का बॉर्डर है ना, बॉर्डर कंट्री मतलब बॉर्डर स्टेट, वो सब में मेनली है, ठीक है। तो बॉर्डर स्टेट कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सारा बॉर्डर कंट्री है। इधर फिर सिक्किम। ओके, अब इतना में ये याद रखना है। और बॉर्डर और भी है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, बट वो सब में नहीं है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये सब में नहीं है, मेनली ऊपर वाला में है, ठीक है। चाइना से जो भी कंट्री, जो भी स्टेट बॉर्डर शेयर करती है उस पे है, चाइना और पाकिस्तान से, ये याद रख सकते हैं, ऐसे करके याद रख सकते हैं। चाइना एंड पाकिस्तान से जो भी शेयर करती है बॉर्डर वो स्टेट में है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है, फॉरेनर इज नॉट नॉर्मली अलाउड टू विजिट ए प्रोटेक्टेड रेस्ट्रिक्टेड एरिया, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में उसको मतलब विजिटिंग कार्ड लेना पड़ेगा, मतलब अलाउ है, नॉर्मली अलाउड नहीं है, ठीक है। बट एक एक्सेप्शन है, एवरी फॉरेनर एक्सेप्ट ए सिटीजन ऑफ भूटान, भूटान तो अपना भाई है, who desire to enter a stay in protected restricted area is required to obtain a special permit। तो भूटान वाले को स्पेशल परमिट लेने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही आ सकते हैं, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब ये जो बताया था 6 शेड्यूल एरिया जो है, इसमें से 10 जो है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। 6 शेड्यूल एरिया में 4 स्टेट है। ओके, कैसे याद रखना है वो देखो, देखो यहाँ पे असम है, ठीक है, ये वाला मेघालय है, ओके, ये त्रिपुरा है, और ये क्या है, मिजोरम है। तो ध्यान से देखो, ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जिसका इधर वाला चारों, ये क्या है, 6 शेड्यूल में, ठीक है। ओके, 6 शेड्यूल याद हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये डायग्राम तो याद रहना ही पड़ेगा कौन कहाँ है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जो इधर लेफ्ट वाला है वो 6 शेड्यूल के अंदर आता है, ठीक है। अब इनर लाइन परमिट के अंदर कौन सा आता है, ये वाला। ये कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, ये कौन सा है, नागालैंड, ये कौन सा है, मणिपुर, और ये कौन सा है, मिजोरम। तो अच्छा, किसी किसी को ये भी याद नहीं रहता है, अरुणाचल प्रदेश तो सबसे ऊपर में ये याद रहेगा ही, उसके बाद कौन सा है वो याद नहीं रखता है। तो ये नागालैंड है, ये कौन है, मणिपुर, ओके, ये कौन है, मिजोरम। तो कैसे याद रखते हैं, नमामि, नमामि, नमामि है ना अपना, नमामि, नमामि गंगे है ना, नमामि गंगे, नमामि त्रिपुरे, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। नमामि त्रिपुरे, नमामि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर त्रिपुरा, ऐसे करके आता है, ठीक है। बट त्रिपुरा जो है इनर लाइन में नहीं है, वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर ये इनर लाइन परमिट में आता है, ठीक है। अब याद हो जाना चाहिए, ये लेफ्ट वाला जो है 4 स्टेट ये 6 शेड्यूल में है, राइट वाला जो 4 स्टेट है वो इनर लाइन परमिट में है। बाकी जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट है वो चाइना और पाकिस्तान से जो भी बॉर्डर शेयर कर रहा है वो सारे स्टेट है। ओके, इतना ही है। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट को करेंगे। चलो फिर, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करो और लाइक करो, ठीक है। और अगर नया हो तो सब्सक्राइब भी करो चैनल को, ओके। और कोई जितना भी क्वेश्चन पूछे कमेंट करो, ओके। चलो, थैंक यू।